राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब सबकी निगाहें हरियाणा के चुनाव यानी कि विधानसभा पर टिकी हैं। क्या लोकसभा चुनाव के नतीजों का असर हरियाणा पर पड़ेगा? क्या हरियाणा में भी सियासी समीकरण बदलेंगे? यही सवाल हरियाणा के हर शख्स की जुबान पर है। क्यों लोकसभा चुनाव के नतीजों से कांग्रेस के हौसले सातवें आसमान पर हैं, तो बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने का दम भर रही है। लेकिन 2024 के नतीजों ने सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल दिए हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे कार्यकर्ताओं ने मजबूती से खड़े होकर के काम किया है। किसी प्रकार का कोई भीतरघात का विषय नहीं है और आगे भी, क्योंकि जब ये 4 महीने के बाद चुनाव होगा, मैं बड़े विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूँ कि इसमें और मजबूती से लोगों के बीच में जा कर के तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो लोग इस प्रदेश के अंदर बनाएंगे। बड़े मैंडेट 2019 में कांग्रेस ने जिस प्रकार का झूठ फैलाया है, इसका असर कहीं ना कहीं पूरे देश के ऊपर पड़ा है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो संविधान को समाप्त कर देंगे, आरक्षण को समाप्त कर देंगे। इस प्रकार का दुष्प्रचार ये कांग्रेस के द्वारा किया गया है और कांग्रेस झूठ का सहारा लेकर के लोगों को बरगला करके वोट लेने का काम करती है, परंतु उनके हित के अंदर उन्होंने ना पीछे काम किए हैं ना आगे करेंगे। और हम लोग जो रिजल्ट आए हैं उसका एनालिसिस स्वाभाविक रूप से पार्टी बढ़ करके करेंगे और जहाँ भी कहीं कोई नहीं है उसको, चाहे वो पार्टी की ओर से रहा हो, चाहे कोई सरकार की ओर से रही हो, या जनता की जो अपेक्षाएं हैं मानो किसी कारण से उसमें कोई कमी आई है तो सबको ध्यान करेंगे और आगे अगले चुनाव की तैयारी हमने शुरू कर दी है। विधानसभा का चुनाव हम पूर्ण बहुमत से जीत करके आए हैं। अच्छी लड़ाई लड़ी है, लोगों ने खूब वोट दिए कांग्रेस को, दिल खोल कर वोट दिए। भाई हम तो 0 से 5 सीट आ गए, आप उनकी बात करें तो 10 से 5 पे आ गए, कितना अंतर है। लोग समझ चुके हैं, मन बना चुके हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनानी है। छत्तीसगढ़ आदि मन बना चुके हैं और ये संकेत है लोकसभा के चुनाव के जो किया है। तो ग्राफिक्स के जरिए समझिए इस चुनाव के नतीजों को। बीजेपी को आखिर क्यों नुकसान हुआ? किसान आंदोलन क्या एक बड़ा कारण रहा? ये लोगों के जहन में अब बात है। हरियाणा में बेरोजगारी मुद्दा बना, जिसको लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा भी रहा था। अग्निवीर योजना कारण बना है क्या बड़ा? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बीजेपी के लिए आखिर क्या ये बिंदु नुकसान के कारण है? बेरोजगारी और महंगाई पर लगातार विपक्ष ने आवाज अपनी बुलंद की। स्थानीय मुद्दों को लेकर भी विपक्ष ने आवाज बुलंद की। क्या स्थानीय मुद्दे ज्यादा असरदार रही हैं? आज इन्हीं तमाम बिंदुओं पर अपनी बड़ी बहस में हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों को भी, और आने वाला जो विधानसभा चुनाव हरियाणा का है उसमें इन नतीजों का क्या असर पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लोकसभा चुनाव के नतीजों का हरियाणा में, ये भी देखना होगा। चूंकि भूपेंद्र हुड्डा को आपने सुना, उन्होंने देखिए जेजेपी के प्रत्याशी 25,000 आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए। जेजेपी और इनेलो का हाल बेहाल हो गया इन चुनाव में। इनेलो का प्रत्याशी 1 लाख के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया। इसके साथ ही अभय चौटाला भी 78,708 वोट ही हासिल कर पाए हैं। इनेलो ने 3 स्थानों पर अपने उम्मीदवारों को नहीं उतारा। 3 जगह ऐसी जहां पर उम्मीदवार इनेलो की तरफ से नहीं उतारे गए। जेजेपी प्रत्याशी से ज्यादा नोटा को वोट मिला है, यानी जनता ने किसी को पसंद नहीं किया। और सिरसा में 20,080 वोट मिले। जेजेपी को कहां पर कितने वोट मिले ये समझिए। सिरसा में 20,080 वोट जेजेपी को मिले। हिसार में 22,032 वोट हासिल किए हैं जेजेपी ने। हिसार में 22,032 वोट जजपा को मिले और सोनीपत में मात्र 7,820 वोट ही जजपा हासिल कर पाई। उधर अंबाला में 6,016 वोट मिले जेजेपी को। ये जेजेपी का वोट का आंकड़ा आपको बता रहे हैं, अलग अलग सीटों का हम। रोहतक में 6,202 वोट जेजेपी को मिले। उधर फरीदाबाद में 5,361 वोट हासिल किए हैं जेजेपी ने। कुरुक्षेत्र में 6,182 वोट जेजेपी को मिले हैं।
साथ ही करनाल में 11,349 वोट जेजेपी को मिले हैं और भिवानी में 15,076 वोट जेजेपी को मिले हैं। तो ये वोटिंग का वोटिंग कितनी कहां पर हुई जेजेपी के पक्ष में। सिरसा से संदीप लोहट ने 92,000 से ज्यादा मत हासिल किए इनेलो पर। अब निशान गंवाने का खतरा भी है। देखिए, अभय चौटाला 80,000 मतों के करीब पहुंचे। 80,000 मतों तक ही अभय चौटाला पहुंच पाए। करनाल में वीरेंद्र मराठा करीब 27,000 वोट हासिल कर पाए। गुरुग्राम की बात करें तो यहां पर सौरभ खान को 4,917 मत ही हासिल हुए हैं। इनेलो का आंकड़ा आपको बता रहे हैं हम। अंबाला से गुरप्रीत सिंह 10,000 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। अब देखिए कहां पर कितने अंतर से जीत किसकी हुई है। रोहतक में विजयी प्रत्याशी रहे दीपेंद्र हुड्डा। ये ग्राफिक्स लगातार हम आपके लिए अपनी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आप देखिए कि कहां पर किस प्रत्याशी की जीत हुई है और कहां पर कितना अंतर इस जीत का रहा है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, आपका सीधा परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता नेहा धवन है, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग हैं, जेजेपी से प्रवक्ता मेघराज यादव हैं, ओंकार सिंह जी इनेलो से हमारे साथ हैं और राकेश बड़ाना आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज की इस बड़ी बहस में। सबसे पहले नेहा धवन जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। अब जो नतीजे आए हैं 2024 लोकसभा चुनाव के, हरियाणा विधानसभा के चुनाव पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार विधानसभा में बनेगी, क्योंकि इन नतीजों ने यह साबित कर दिया है कि बीजेपी को नकार कर कांग्रेस पार्टी को जनता चुन रही है और कांग्रेस का मुकाबला सीधे बीजेपी से, कहते हुए स्थानीय जो पार्टीज है उन पर भी उन्होंने निशाना साधा है। नेहा धवन जी, पहला रिएक्शन आपका मैं चाहूंगा इस पर। आज मेरी भी गारंटी है तो मैं आज कि हरियाणा का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप बोलिए नेहा जी, आप बोलिए। मेरी 25 मई को नेहा जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आप शायद म्यूट है नेहा जी, आप बोलिए, अनम्यूट करिए। चलिए, संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है नेहा जी से। बजरंग दास जी के पास हम चल रहे हैं। बजरंग दास जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए, अभी संपर्क हमारा कट गया है हमारे मेहमानों के साथ में। एक बार फिर हम बहुत जल्द उनके साथ जुड़ेंगे और इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबका रिएक्शन ज़रूरी है। आज देखिए, सभी पार्टीज़ के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त हैं, बीजेपी से भी हैं, कांग्रेस से भी हैं, जेजेपी, इनेलो और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। सभी की राय आज लेंगे इस चर्चा में। नेहा जी, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? मुझे आपकी आवाज मिल रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी नेहा जी, अब आपकी आवाज आ रही है। मैं चाहूंगा आप अपना पहला रिएक्शन दें और मैं दरख्वास्त करूंगा प्लीज सभी से कि रिएक्शन पहला छोटा रखें ताकि सबका नंबर जल्दी आ जाए पहली बार में। नेहा जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई दूंगी, क्योंकि आज उन्हें अभी एनडीए का नेता चुन लिया गया है। वो बधाई के पात्र हैं। हम एक बार फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाने जा रहे हैं जी। और अब बात करते हैं हरियाणा प्रदेश की, जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा। देखिए, हरियाणा प्रदेश में जो भी लोकतंत्र के पर्व का रिजल्ट आया है, इसमें जनमत जो भी हमें मिला है, उसके लिए हम हरियाणा प्रदेश की जनता का धन्यवाद करते हैं। और जिन चीजों के कारण अभी मंथन और चिंतन का विषय जरूर है हमारे लिए कि आखिर क्या हुआ जिसके कारण हमें 5 सीटों पर ही सिमटना पड़ा, और दूसरी बात, 5 सीटों पर हमारे कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की और जनता ने भी हमें अच्छे खासे वोट उन सीटों पर भी दिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम जीत से पीछे रह गए। और इस जीत से पीछे रहने की क्या वजह थी? अगर मैं आज भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने से थोड़ा सा हटकर एक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाली एक लीडर के रूप में बात करूं, तो मैं ये बात जरूर स्वीकार करूंगी कि इस बार लोकसभा के चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दों का बोलबाला तो रहा, लेकिन उन क्षेत्रीय मुद्दों में जो केंद्र की सरकार के काम थे, जो हरियाणा की सरकार के काम थे, वो काम जन कल्याण के काम थे, लेकिन हम उन्हें प्रॉपर प्रचारित और प्रसारित नहीं कर पाए। हम जनता तक उनके फायदे और नुकसान को नहीं पहुंचा पाए जिस ढंग से हमें पहुंचाना चाहिए था। जितने अच्छे काम, चाहे वो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने की बात थी, निष्पक्ष नौकरियां देने की बात थी, ऐसे कितने ही काम थे जिनको हमें जनता तक अच्छे से प्रचारित करना चाहिए था, उसमें हम विफल रहे हैं।
और शायद यही एक मेजर रीजन रहा है, बड़ा कारण रहा है, जिसके कारण हम आज अपनी जो लोकसभा में बढ़त नहीं बना पाए हैं, 10 की 10 सीटों को कायम नहीं रख पाए हैं। और यहाँ पर एक बात मैं अवश्य कहूंगी और छोटी बात ही करूंगी। जी देखिए, विपक्ष एकजुट था, सारा विपक्ष एक तरफ था, और मेरा ये मानना है कि इससे पहले कांग्रेस जो है वो आईएनएलडी और जेजेपी पे हमारी बी पार्टी होने का दम भरती रही, और आईएनएलडी जो है जेजेपी को और कांग्रेस को हमारा जो है बी पार्टी कहती रही। लेकिन मैं कहूंगी कि आईएनएलडी और जेजेपी ने कांग्रेस की बी पार्टी का काम किया है। आम आदमी पार्टी तो उनके साथ थी, गठबंधन के साथ ही। सारा विपक्ष एक तरफ था, उन्होंने साम दाम दंड भेद सब लगा दिए और अपने ब्रह्मास्त्र तक छोड़ दिए। जातीय जनगणना से लेकर किसान आंदोलन से लेकर उन्होंने बेरोजगारी महंगाई, चाहे उनके समय में बेरोजगारी महंगाई कितनी दर रही, लेकिन उन्होंने सब ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए। लेकिन उसके बावजूद भी जनता का मैंडेट जितना हमें मिला है उससे सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी का कैडर हरियाणा में है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हरियाणा में है, और देश भर में नरेंद्र मोदी जी की गारंटी अभी भी चल रही है। चलिए, बजरंग दास जी, क्या लग रहा है आगे हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कैसे देख रहे हैं नतीजों को आप, क्या इंपैक्ट होगा इसका? लोकसभा नतीजों से स्पष्ट हो जाता है, जबकि ये लोकल चुनाव नहीं था, ये केंद्र का चुनाव था, देश के प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव था। इसके मुद्दे में अलग होते हैं और हरियाणा के मुद्दे अलग होते हैं। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, पूरी भारी बहुमत से हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है, सरकार बनेगी। ये कहते हैं मुद्दे नहीं थे, मुद्दे ही मुद्दे थे। आज मुद्दा महंगाई का, बेरोजगारी का, प्रॉपर्टी आईडी का, बुढ़ापा पेंशन काटने का, यहाँ तक कि पोर्टल का, मतलब दुनिया भर के ऐसे मुद्दे थे जिससे जनता दुखी थी। भारतीय जनता पार्टी मुद्दे में बात की नहीं। मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी, एक व्यक्ति की गारंटी लेकर आए। भारतीय जनता पार्टी को इनाम नहीं, मोदी जी गारंटी लोग पहले ही फैल कर चुके थे, क्यों पहले गारंटी दे चुके थे 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की, वो फैल हो गई थी। ये होगी 35 रुपए लीटर देने की, पेट्रोल डीजल देने की बात कही, वो फैल हो गई थी। 250 रुपए रसोई गैस सिलेंडर देने की बात थी, वो फैल हो गई। आपके सामने कांग्रेस पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ताओं ने जनता के बीच जाके काम किया है और मुद्दे की बात की है। इन्होंने कभी पूरा चुनाव ढालो और मोदी जी का भाषण सुन लो, अमित शाह जी का भाषण सुन लो, या इनके मुख्यमंत्री भाषण सुन लो, एक भी भाषण के अंदर इन्होंने कोई मुद्दे की बात ना करके भाईचारा खराब करने की बात की। एक बड़ा मुद्दा और था, किसानों को जिन्होंने दुरा के पिटा, किसान थे, सरकारी कर्मचारी थे, चुने हुए सरपंच थे, आंगनबाड़ी महिलाएं थे, छात्र थे, जिस प्रकार इन्होंने डंडे लाठियों से दुड़ा कर पिटा, झूठे मुकदमे बनाकर जेलों में डाला, 750 किसान शहीद हुए। बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसके लाठियां लगी हो, आंसू के गोले दापे गए हो, रबड़ की गोलियां मारी गई हो, पानी की बिछोड़े फेंकी हुई है, उससे आप वोट क्यों नहीं करोगे? क्या वो आपको वोट भी देंगे क्या? इनके पास कोई मुद्दा ही था, मुद्दा एक ही था, बस मंदिर 2019 के अंदर देश के जवान जो शहीद हुए उनकी लाशों पर वोट मांगी। पहली वोट देश के जवान जो शहीद हुए उसके नाम भारतीय जनता पार्टी की। तो आज मुद्दा ले रखा था मंदिर का, और कोई मुद्दा नहीं। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा, हम 0 से 5 पर पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी 10 से 5 पे आई है। इन बात को स्वीकार करना चाहिए कि हम फेलियर रहे हैं। खास तौर पे मैं एक बात और कहता हूँ, आज भी जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, इस सरकार से मुक्ति चाहती है। ठीक है सर, चुनाव करा लो। दावे साहब कहता हूँ, 2 का आंकड़ा किसको करे? 10 सीट तक भी है भारतीय जनता पार्टी नहीं पूछ पाएगी। एक मेरी बहन ने कहा अनिल और जेजेपी तो कांग्रेस की बी टीम थी। अरे यार, मदद तुम्हारी हो रही है, वोट उनके विचारों में आई नहीं, तुम्हारे वोट डल रही है, फिर भी तुम रो रहे हो। ठीक है सर, चलिए अब मैं लौटूंगा, अगले राउंड में आऊंगा। पहले राउंड में एक बार सबका नंबर आ जाए, फिर मैं लौट कर आ रहा हूं। और भी मुद्दे रखेगा आप। मेघराज यादव जी, 50-50 हो गई कांग्रेस बीजेपी के बीच में, तो 5 बोले गए, 5 बोले गए। आप लोग कहां खड़े हैं?
नमस्कार जी, मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार। जी। साथ में मैं कहना चाहूंगा पार्टी की तरफ से कि जनमत स्वीकार, जो भी जनमत मिला है, जिस पार्टी को मिला है, हमें लगता है कि बड़ी शालीनता से आज पहला ही दिन है, हमें सभी मुद्दों को और सब कुछ छोड़ के ये स्वीकार करना चाहिए कि जो जनता ने जो जनमत दिया है, जी। चाहे वो किसी पार्टी को किसी भी लेवल पे दिया है, हमें वो स्वीकार है। हम्म। हमसे बहुत सारी गलतियां हुई होंगी, ऐसे ही हर एक पार्टी से कुछ ना कुछ हुआ है, इसी वजह से जो जहां ट्रेंड करता है वो उसी का एक रीजन है। साथ में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो पूरे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनको भी मुबारकबाद कि वो जल्दी ही तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ भी लेंगे, तो उनके लिए भी उनको धन्यवाद और शुभकामनाएं उनके फ्यूचर के लिए। साथ में मैं एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जननायक जनता पार्टी हर एक कार्यकर्ता को भी धन्यवाद देती है कि उन्होंने जितना जो है मिलकर, एक साथ मिलकर जितने शालीनता से ये चुनाव करवाया है। देखिए पहली बार है पूरे देश में एक ही चरण में, जैसे जैसे जो चरण आता गया, सारे चरण में एक बार में इलेक्शन हो गया है। कोई भी ऐसा पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई भी एक भी मतदान केंद्र नहीं है जहां पे दोबारा से इलेक्शन करवाया गया। तो मैं उन सभी कार्यकर्ताओं का भी, साथ में सभी मतदाताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बहुत ही शालीनता से, बहुत ही सोच विचार कर और पूरे हरियाणा का नहीं, पूरे भारतवर्ष के जो है नजर करते हुए उसके अकॉर्डिंग मतदान किया है, और उसी का मतदान, उसी का जो भी सीटें आई उसके अकॉर्डिंग आई है। जहां तक बात आती है कि जेजेपी का सवाल है, जेजेपी ने ये इलेक्शन 10 की 10 सीटों पे लड़ा है जी। और जितनी हमारी मजबूती थी हमने उसके साथ लड़ा है। जो मतदान जिस तरह से हुआ, जो हमें जो जनता का प्यार सहयोग मिला, जो भी जनमत मिला, हम उसको स्वीकार करते हैं। साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो इलेक्शन है, जो अभी हमारा क्वेश्चन भी है कि क्या ये जो है विधानसभा पर कितना असर डालेगा। देखिए दो अलग अलग चीजें हैं। हम एक बात करते हैं एमपी इलेक्शन की, जो पूरे देश का है, पूरे भारतवर्ष का है, उनके अलग मुद्दे हैं, और हर एक विधानसभा के अलग मुद्दे हैं। हर एक राज्य के अपने मुद्दे हैं, राज्य के बाद हर विधानसभा के अपने मुद्दे हैं, विधानसभा के बाद हर गांव के अपने मुद्दे हैं, हर सोसाइटी के अपने मुद्दे हैं, और उन मुद्दों के साथ साथ कैंडिडेट एक अलग जो है प्रभाव डालता है हर एक विधानसभा के। आज के जो हमारे इलेक्शन हुए एमपी के, उसमें आपने देखा होगा जितनी भी नेशनल पार्टीज थी, उन्होंने हर जो है विधानसभा के अंदर देखा जाए तो जो मेजर पार्टीज है, उन दोनों ने अपने कुछ भी नहीं तो 10-10 जो है विधानसभा के लिए प्रत्याशी तैयार कर दिए कि जी हम आपको भी टिकट देंगे, हम आपको भी टिकट देंगे, तो उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। जबकि जो अब विधानसभा के जो आगामी इलेक्शंस हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो टिकट तो एक को ही दे पाएंगे, तो अगर एक को देंगे तो डेफिनेटली 9 नाराज भी होंगे। 9 नाराज होंगे तो आप समझ सकते हैं कि वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हम सबके सामने आएगा। साथ में जो जैसे कि अभी आप सुन रहे थे कि ये ना तो 370 का इलेक्शन है, ना इसमें संविधान खतरे में आएगा, ना इसके अंदर जो है अग्निवीर या किसान आंदोलन का जो इम्पैक्ट इसमें रहा है, क्योंकि वो एक देशव्यापी जो है आंदोलन रहे हैं जो पिछले 9-10 साल से कंटिन्यू चले हैं, जिसको कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं वो उसको एक्नॉलेज नहीं कर पाई। बट मुझे लगता है जो भी जनादेश मिला है, हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए, और साथ में अपने अपने जो पार्टी के जो है मंथन करना चाहिए, चाहे हमारी पार्टी हो चाहे अदर पार्टीज हो, क्योंकि जहां भी आज हम स्टैंड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें आत्म मंथन की भी जरूरत है कि हम वहां पे क्यों स्टैंड करते हैं। जेजेपी बड़ी ही शालीनता से इन सबको एक्सेप्ट करती है, और आने वाले चुनाव की तैयारियों में हम लग गए हैं। हमारे एक एक कार्यकर्ता, चलिए सर, ठीक है, अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में कितनी मेहनत आप लोगों की तरफ से की जाती है, उसका नतीजा क्या, फल क्या उसका मिलेगा। ओंकार सिंह जी, आपके सामने एक बड़ा संकट भी खड़ा हो गया है, क्योंकि आप बार बार ये भी कह रहे थे कि स्थानीय पार्टी जो है अब जनता उन पर भरोसा कर रही है, लेकिन दिखा तो नहीं सर। राज जी, ये जो चुनाव हुआ, इस चुनाव का ध्रुवीकरण हो गया, 2 हिस्सों में बट गया पूरा भारत और पूरा प्रदेश। एक हिस्सा जो मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहता था, दूसरा हिस्सा जो प्रधानमंत्री जी को दोबारा हटाना चाहता था, दूर रखना चाहता था, क्योंकि उस हिस्से को यह डर था ये 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं, उससे संविधान से छेड़छाड़ ना करें, ये जनता के अधिकारों पे छेड़छाड़ ना करें, मूल अधिकारों को कहीं हनन ना करें, ये एक डर पैदा था जनता के दिमाग में। और ये चुनाव में बताना चाहते हैं, चुनाव कांग्रेस ने नहीं लड़ा, ये चुनाव लड़ा जनता ने। और कांग्रेस तो बल्कि 10 की 10 सीटें जीत सकती थी, जिस तरह की एंटी इनकम्बेंसी थी, कांग्रेस 10 की 10 सीटें जीत सकती थी। लेकिन क्योंकि इंडिया गठबंधन में कुछ दलों को इन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा को देखते हुए स्वीकार नहीं किया, इसलिए इनकी 5 सीटें रह गई, और 5 सीटें भी इनकी जनता ने जीती हैं। इसमें मैं नहीं मानता, कांग्रेस तो 15 दिन पहले तक
इलेक्शन के जनता 15 ने दिन उनकी पहले सीटें तक तो जीते, लेकिन टिकट आप के लिए लोगों लख के लिए लख बज आप रहे थे। लोगों को क्या मिला सर, सवाल ये है ना। मैं उस पे भी आऊंगा। पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनाव का विधानसभा के चुनाव पर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ता। अगर असर पड़ता होता तो दिल्ली की 7 की 7 सीटें बीजेपी के पास थी पिछली बार भी, अब भी। लेकिन विधानसभा के चुनाव में 63 सीटें 70 में से आम आदमी पार्टी के पास थी, क्योंकि विधानसभा में क्षेत्रीय मुद्दे और हल्कावाज मुद्दे ज्यादा प्रभावी होते हैं। अब मैं एक बात नेहा दमन जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने बोला कि इनेलो कांग्रेस की बी टीम थी। अगर इनेलो कांग्रेस की बी टीम होती तो वहां से गुप्ता जी जीत जाते कुरुक्षेत्र से। 80,000 से ऊपर वोट लिए अभय चौटाला जी ने। अगर वो ना खड़े होते या मिले होते तो आपके नवीन जिंदल भी पानी ले गए थे। ये इनको सोचना चाहिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि हम इसमें 5 सीटें गवा गए। आपने गवाई नहीं 5 सीटें, आपने 5 सीटें बचाई है कांग्रेस की नालायकी करके। अगर आपने जो कह रहे हमने अपने कार्यों को प्रसारित नहीं किया, जनता के पास सिर्फ 2 ही मुद्दे थे, परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी। ये 2 मुद्दे इनको टोटल 10 की 10 सीटों पर मलियामेट कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस इनको बुनाने में कामयाब नहीं रही। हाँ, मैं मानता हूं कि हम क्षेत्रीय दल है, हम इसमें वोट हासिल नहीं कर पाए, उसमें हमारा कसूर नहीं है। हमने पूरी मेहनत करी, लेकिन जनता ने देखा, क्योंकि चुनाव राष्ट्र का है, राष्ट्र के चुनाव में जनता ने क्षेत्रीय दलों को कोई महत्व नहीं दिया। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये चुनाव और अब अगले चुनाव, इन दोनों में अंतर आपको पहले भी नजर आया था। आप देखिए, दिल्ली का मैंने उदाहरण दे दिया, और 2014 के इलेक्शन में हमारे पास मात्र 2 सीटें आई थी लोकसभा में, लेकिन विधानसभा में 19 सीटें जीते थे। ये सोचने की बात है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इस मुद्दे में हमने नई सीट ज्यादा ली। लेकिन एक बात मैं कहना जरूर चाहूंगा, ये जो बीजेपी हारी नहीं है, इन्होंने 5 सीटें हरियाणा में जीती हैं। 5 सीटें भी ना आती, इनकी एक भी नहीं आनी थी। जिस तरीके से हरियाणा में किसान आंदोलन का प्रभाव था, जनता, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, पेपर लीक, जितने पेपर हुए सारे के सारे लीक, प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, 82 लाख लोगों के परिवार पहचान पत्र बने, सारे के सारे गलत। ठीक है सर, चलिए, यानी आप कह रहे हैं कि जो मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी और तमाम सारे आप लोग उठा रहे थे, उनका असर दिखा है। मैं लौटूंगा, ओंकार सिंह जी, अब लौटूंगा आपके पास। राकेश जी, आपके पास मैं आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों के लिए हम बता दें कि जो तस्वीरें इस वक्त अपनी स्क्रीन पर वो देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद की ये तस्वीरें हैं, जिसमें वो सभी दल के नेता हैं जो कि इस गठबंधन में शामिल हैं। क्योंकि इससे पहले हमने अपने दर्शकों को बताया था कि इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, और उससे पहले एनडीए की भी बैठक की जानकारी हमने दी। तो इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद की ये तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है। ये तस्वीर आप देखिए, जिसमें आपको नेता नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव भी आपको नजर आ रहे हैं, उधर संजय सिंह देखिए दिल्ली से पहुंचे हुए हैं, राघव चड्ढा भी नजर आ रहे हैं, और शरद पवार भी मुझे इसमें नजर आ रहे हैं। तो तमाम जो नेता हैं गठबंधन के, वो अब इस बैठक के बाद एक साथ देखिए नजर आ रहे हैं। एक एक करके आप जरा गौर से देखेंगे तो आपको हर दल का जो नेता है, जो पार्टीज इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, उन पार्टीज के नेता आपको एक एक करके नजर आएंगे। तो ये एकजुटता विपक्ष की नजर आ रही है इस बैठक के बाद में, और ये तमाम नेता एक साथ इस बैठक के बाद में नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से हम दिखाएंगे और अपडेट भी करेंगे अपने दर्शकों को कि क्या तस्वीरें हैं, क्या कुछ इस बैठक में रहा। अब मैं राकेश बड़ाना जी आपके पास आ रहा हूं। आम आदमी पार्टी की एक सीट थी कुरुक्षेत्र, आपने वहां पर सुशील गुप्ता जी को खड़ा किया, और बहुत सारी बातें आप लोगों ने कही उस सीट को लेकर भी और बाकी 9 सीटों को लेकर भी, लेकिन कोई सफलता आप लोगों को वहां पर आखिर क्यों नहीं मिल पाई? इसका मंथन आपने क्या कुछ किया है? आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य आप देख रहे हैं आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव में? राकेश जी। देखिए पराग जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ हरियाणा की जनता का जी, जिन्होंने इंडिया गठबंधन को इतनी भारी वोटें दी और 5 लोकसभा हमें जिता के भेजा। और रही बात कुरुक्षेत्र की, हम बात करें तो कुरुक्षेत्र की जनता का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने 5,13,154 वोट हमें झाड़ू के निशान पे जिन्होंने डाली, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए, आज पूरे प्रदेश में एक बात तो जाहिर हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के जो 5 लोकसभा के जो कैंडिडेट जीते हैं, मात्र वो थोड़ी वोटों से जीते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से आज हरियाणा के लोगों ने ये बात मन में बैठा ली थी कि आज हरियाणा में इंडिया गठबंधन को वोट देनी है, परंतु कुछ कारण ऐसे रहे कि हम इन 5 सीटों पे नहीं जीत पाए।
जिस तरीके से आप कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हैं और हरियाणा की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के भविष्य की, देखिए यहाँ इनेलो के और जेजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं। चुनाव के परिणाम से पहले पराग जी वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, आम आदमी पार्टी के पल्ले कुछ नहीं है। परंतु हरियाणा के लोगों ने इनके मुंह पे तमाचा मारा और इन्हें ये दिखा दिया कि हरियाणा में आज भी अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से, अरविंद केजरीवाल जी के जो प्रभाव था उससे लोग प्रभावित है, क्योंकि 5,13,000 वोट लोगों ने झाड़ू पे डाली है। और इनेलो और जेजेपी की अगर हम बात करें तो इन्हें 1-1 लाख भी वोट नहीं मिली, कई जगह तो ऐसा हुआ कि इन्हें नोटा से भी कम वोट मिली है। दूसरी बात, एक बात और कहना चाहता हूं कि आज अभी इनेलो के प्रवक्ता ने भी ये मान लिया, जो लोग हम पिछले डिबेटों में कहते रहे और पिछले काफी समय से कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के बी टीम का अगर किसी ने काम किया तो वो इनेलो ने किया। और अभी इनेलो के प्रवक्ता भी ये कह रहे थे अगर अभय सिंह चौटाला जी अगर कुरुक्षेत्र में ना जाते तो वहां भारतीय जनता पार्टी पानी पी जाती। तो ये तो इन्होंने ही मान लिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बी टीम का अगर किसी ने काम किया तो वो इनेलो ने किया। थोड़ा सा रुकना होगा, आऊंगा जी, थोड़ा सा रुकिए। राकेश जी आप कंप्लीट करिए। हरियाणा में पूरे अगर आप देखें, चाहे ओंकार जी प्लीज सर, मैं माफ कीजिए टोक रहा हूँ। ओंकार जी मैं आपके बीच में एक बार कंप्लीट करें राकेश जी, फिर आऊंगा अगले राउंड में, आप बोलेगा। अभी पहला ही राउंड चल रहा है ना, राकेश कंप्लीट करिए। पराग जी, दूसरी बात मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने पूरी तरीके से नकार दिया। जहां इनके कैंडिडेट 6-6 लाख वोटों से जहां जीते थे, आज वो 95,000 को 1 लाख और 1.5 लाख वोटों पे आ गए। और हरियाणा में इंडिया गठबंधन का पहले से ज्यादा डबल वोट पाया है इंडिया गठबंधन के कैंडिडेटों ने। और एक बात और, मैं ये बात मानता हूँ कि लोकसभा का प्रभाव हरियाणा के विधानसभा के प्रभाव पे चुनाव पे जरूर पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा का इतिहास रहा है जहां ज्यादातर लोकसभा के कैंडिडेट आए हैं वहां आने वाली सरकार उसी की आई है। और अगर वोट परसेंट की अगर हम बात करें तो हरियाणा में सबसे ज्यादा वोट इंडिया गठबंधन को मिला। ठीक है नेहा जी, बहुत सारे सवाल आपके ऊपर चारों तरफ से आए हैं, चौतरफा सवाल हैं। मैं चाहूंगा बस संक्षेप में थोड़ा उत्तर रखने की कोशिश करिएगा। बजरंग दास जी ने यह भी कहा, ए टीम बी टीम वाली जो बात आपने कही उस पर भी उन्होंने निशाना साधा है। नेहा जी देखिए, अभी जो भी विपक्ष के जितने भी प्रवक्ता साथी यहाँ बैठे हैं, जिस तरह का आंकलन वो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को, भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामों को और भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं को इतने हल्के में नहीं आंकना चाहिए। दूसरी बात, हमने अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम किया। हमने नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में पहली बार वो अपना संकल्प पत्र देश के सामने लेकर आए थे, तो उन्होंने अपनी जो सरकार 5 वर्षों की चलाई, 19 तक उन्होंने जो भी काम किए, उन्होंने उसमें से मैक्सिमम 85% काम किए। 2019 में 283 संकल्प पत्रों में वादे लेकर आए थे, और उसमें से कम 223 वादे उन्होंने पूरे किए। और जहां तक विपक्ष की बात है, हमारे संकल्प पत्रों के कामों को, जिसमें 370 भी था, जिसमें 3 तलाक भी था, जिसमें राम मंदिर निर्माण भी था, ये हमारे संकल्प पत्र में हमारा एक काम था। और इन कामों को भी गलत नैरेटिव सेट करते हुए इनका दुष्प्रचार किया, और इन वादों को जो काम हमने किए पूरे, उनको भी ये गलत दृष्टि। नहीं नेहा जी, सवाल ये है कि अगर ये दुष्प्रचार कर रहे थे आपके कामों का, आपके विकास का, तो आपके नेता क्या कर रहे थे फिर? देखिए, ये आपके नेताओं को तो उस पर काउंटर करके जनता को सही बताना चाहिए था फिर। बिल्कुल करना चाहिए था, और इसी की सीख लेते हुए विधानसभा चुनाव की तैयारी हम बिल्कुल अच्छे से करेंगे। हमारे जितने भी काम हैं, जो हमने अच्छे काम किए, लोगों को फायदे देने के काम किए, घर बैठे निष्पक्ष ट्रांसपेरेंट सरकार दी, वो काम के फायदे मिलेंगे, दिखेंगे उनको। और जहां हम चूके, वहां अपनी चूक, अपनी भूल को हम सुधारेंगे। और मैं वही कह रही थी कि इस पूरी जो हमारी कार्यप्रणाली है, इसको हल्के में नहीं आंकना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी फिर से दोबारा से देखिएगा, हरियाणा में विधानसभा में भी अपनी सरकार बनाने जा रही है। ये विपक्ष कितना भी चोरों का टोल एक साथ हो जाए, लेकिन देश की जनता जानती है, इसीलिए मैंडेट उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के हाथ में दिया। इससे सरकार, नेहा जी, इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप ये मान रहे हैं कि एनडीए को बहुमत है, तो ये बात भी स्वीकार करनी पड़ेगी कि आप लोगों की सीटें कम हुई। इसके पीछे के क्या कारण रहे, इस पर मंथन करने की जरूरत है।
क्या विपक्ष के नेता जो कह रहे हैं बार बार कि महंगाई है, बेरोजगारी है, पेपर लीक है, किसानों का मुद्दा है, पहलवानों का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है, तमाम सारे मुद्दे वो बता रहे हैं, तो क्या जनता ने उनकी बात को माना? ये मुझे लगता है कि अब आप लोगों को मंथन करने की आवश्यकता होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इससे डिनाई नहीं कर रही हूँ और ना ही हम इससे भागने वाले हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल है और बहुत ही सिंसियर लीडर्स, बहुत ही सिंसियर पॉलिटिशियंस हमारी इस पार्टी के संगठन के अंदर हैं और इस बात पे बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता कि इस पर चिंतन और मंथन नहीं होगा और इसका हल निकल कर नहीं आएगा। लेकिन आप ये बात भी देखिए कि जिस तरह से आज हम सब विपक्ष बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आज कांग्रेस के हाथ में अगर सरकार चली जाती है तो क्या 10 दिन में या चुटकी बजा के आप बेरोजगारी दूर कर देंगे? क्या महंगाई दूर कर देंगे? क्या कांग्रेस के राज में 50 वर्षों में महंगाई दर 13.6% महंगाई दर नहीं रही? आपने 10 साल में कर दी क्या? आपने ठीक है, चलिए मैं आ रहा हूँ, अब मैं अब आ रहा हूँ बजरंग दास जी आपके पास। नेहा जी अब थोड़ा सा रुकना होगा, एक एक रिएक्शन में ले लेता हूँ क्योंकि आपने सबको लेकर बोल भी लिया। ठीक है नेहा जी, ठीक है बजरंग दास जी, इतना आसान होगा क्या हरियाणा में? आप लोग 5 सीटें लोकसभा के लिए आए हैं और आप खुद भी इस बात को कह रहे हैं कि मुद्दे अलग अलग होते हैं। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की पैठ कितनी मजबूत आप मान रहे हैं? देखिए, हरियाणा में बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और आज जन जन पुकार रहा है। इन्होंने नारा दिया था ना, अब की बार 75 पार, जनता कहती है अब की बार भाजपा हरियाणा पार। 4 बैठे लंगोट कसे हुए। बजरंग जी आपको माफी के साथ मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कह रहे हैं इस वक्त, हम सुनते हैं क्या कह रहे हैं। वॉइस में ये कहना चाहिए जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। The constituents of India bloc thank the people of India for the overwhelming support received by our allies. The people's mandate has given befitting reply to the BJP and their politics of hate, corruption and deprivation. This is a mandate in defense of the Constitution of India and against price rise, unemployment and crony capitalism, and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision and we all together agreed on these points. तो इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद में आपने सभी दलों को, नेताओं को एक साथ देखा। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बैठक के बाद बातचीत कर रहे थे, मीडिया को संबोधित भी कर रहे थे। विस्तार से आपको हम लगातार बताएंगे भी कि आखिर उन्होंने क्या कहा। फिलहाल अपनी चर्चा पर हम वापस आते हैं। बजरंग दास जी, मैं चाहूंगा आप अपनी बात को पूरा करें। देखिए, जहां मैं बताना चाहता हूं, जनता बिल्कुल तैयार खड़ी है, इंतजार कर रही है कब इस निकम्मी सरकार से मुक्ति मिले। आज चुनाव करा लो, दावे के साथ कहता हूं, जमा टुकड़ा साफ, दातल पर कुछ नहीं पाएगा। जिस दिन चुनाव डिक्लेयर होगा, और आगे बड़ी बात कह रहा हूं आपको मैं, बीजेपी में ऐसी भगदड़ मचेगी, ये कैंडिडेट ढूंढे नहीं पाएंगे इनके पास, तो किसको चुनाव लड़ाएं। नहीं बजरंग जी, ऐसा नहीं लग रहा कि थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी अभी, चूंकि लोकसभा भी तो आप आधी सीटें जीत पाए ना, तो थोड़ी सी और मेहनत कर लीजिए। आज ही चुनाव कराने की बात कर रहे हैं। मैं यही चाहता हूँ, लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी थे, अगर आप अभी चुनाव के लिए तैयार हैं तो शायद 10 ही जीत जाते। फिर सुनिए अपनी बात, दीजिए, जो हिसार का प्रत्याशी उतारा, रातों रात लाए, टिकट दे दी, तो अशोक तंवर सरसर से लाए, जिंदल नवीन जिंदल आपको क्षेत्र लाए, हिसार और जो संस्था को टिकट दी मनोहर लाल जी 5 दिन हिसार के अंदर डटे रहे, रात दिन प्रचार किया। 5 दिन मुख्यमंत्री सैनी साहब यहाँ रहे, 7 दिन प्रचार के, चाय पानी कार्यक्रम, जनसभाएं की,
अमित शाह जी भी आए। बोले हमारी इज्जत का सवाल है। मनोहर लाल जी कहते हैं कि ये सीटें हमने दी है, हमारी नया जी यही बैठी है, पूछ लो हमारा कोई नेता साहब ये होता है घर घर जाना, आरसी की रहती है, एक बार चुप कराओ रखे जी, ये आरसी की रहती है, मेरी छोटी बहन। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा रुकिए बजरंग जी आप रुकिए थोड़ा सा, और भी लोग भी तो चर्चा में, उनको भी ले आओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप रुक जाइए। नेहा जी बहुत संक्षेप में बहुत छोटा कमेंट रखिए, फिर बाकी लोग के पास में जा रहा हूँ। ठीक है बजरंग जी थोड़ा सा रुकिए, आप रुकिए थोड़ा सा, बजरंग जी थोड़ा सा रुकिए, नेहा जी बहुत संक्षेप में रखिए, फिर मेघराज जी आपके पास आ रहा हूँ। बजरंग जी से पूछना चाहती हूँ कि किसी भी राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता अगर किसी भी प्रत्याशी का प्रतिनिधि का समर्थन करने पहुंचते हैं, इसमें गलत क्या है? कम से कम राहुल गांधी की तरह तो नहीं है जो राहुल गांधी जी ने लोकसभा सीट में बताइए प्रमुख है, पन्ने फाड़ कर जनता ने घर बिठाने का काम किया और फिर धमकी देते हैं। मनोहर लाल जी किस व्यक्ति से धमकी देते हैं? धमकी देते हैं हम अधिकारी को देख लेंगे, सरकारी अधिकारी को हम 5 तारीख के बाद देख लेंगे, ऐसी धमकी मनोहर लाल जी देते हैं। चलिए मुझे लगता है मेघराज जी को लाना चाहिए इस चर्चा में। मेघराज जी ठीक है सर, ठीक है, हो गया, थोड़ा सा रुकिए, अब आप लोग रुकिए, बजरंग जी रुकिए, नेहा जी थोड़ा सा रुकिए। मेघराज जी कांग्रेस पार्टी तैयार है पूरी तरह से। बजरंग दास जी कह रहे हैं कि हम तो अभी चुनाव करा लो, पूरी तरह तैयार हैं, हम सब एकदम रेडी हैं, कांग्रेस पार्टी के सारे नेता, और चुनाव में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। जेजेपी का क्या रोल रहने वाला है विधानसभा के चुनाव में सर? देखिए मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कल ही रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, और जैसे कि अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो इलेक्शन से पहले भी बहुत ज्यादा मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जो हाई था, और मुझे लगता है उनको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, मैंने बहुत सारे डिबेट्स में बजरंग दास जी के साथ पार्टिसिपेशन किया है। जब कांग्रेस का कुछ भी नहीं होता था तब भी वो इतने जोश में थे, और अब 5 सीट आई है तो डेफिनेटली उनका बनता भी है इतने जोश में आना, बट वो इतने जोश में आ जाते हैं कि वो किसी और को सुनना चाहते हैं। सर आप लोग भी जता रहे थे ना, सोचना चाहते हैं जी। साथ में कहना चाहूंगा, जैसे अभी मैं सुन रहा था कि जिसमें बोला गया कि बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं रहेंगे या किसी और पार्टी के पास, तो बजरंग दास जी के लिए तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि अभी आप एंजॉय कीजिए जितनी सीटें मिली। जहां तक कैंडिडेट का सवाल है तो सबने देखा है कि बीजेपी जिस तरह से करती है उसके बाद कांग्रेस के पास कैंडिडेट्स ही नहीं छोड़ती है। तो पहले तो अपने कैंडिडेट्स को बचा के रखिए सर, हम तो सबसे पहले आपको यही सजेशन देंगे। दूसरा, जहां बात आती है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भाई ने कुछ सवाल रेज किए थे कि इन इलेक्शन का एमपी एमएलए इलेक्शंस पे काफी प्रभाव पड़ेगा, तो शायद वो भूल गए हैं कि पिछली बार उनके पास जो है 0 सीटें थी एमपी इलेक्शन में, अब की बार भी 0 है। पिछली बार 0 थी 2019 में, और उसके बावजूद वो 67 सीटें जीत के गए थे। अब की बार उनके पास जो है 0 आई है, तो अभी देखना एंटी इंकम्बेंसी एक ऐसा है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो हरियाणा में चाहे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी, उसका बहुत बड़ा असर है। साथ में जो रिसेंट इश्यूज होते हैं, जो मेजर इश्यूज जो आंदोलन चले थे, वो तो की जो फैक्टर्स हैं, इस साथ में जो रिसेंट अपडेट होती है, प्रोग्रेस होती है, उसका भी असर होता है। जैसे आपने देखा जेजेपी जैसे बीजेपी से अलग हुई, उसका इम्पैक्ट दोनों पार्टियों पे पड़ा है। साथ में अगर आप देखोगे कि जैसे किसान की फसल जो है मंडियों में पड़ी हुई थी और बारिश का सीजन आ गया था, उसकी वजह से बहुत सारे इम्पैक्ट आए, किसानों की फसल नहीं बिकी, साथ में उनकी पेमेंट नहीं हो पाई। तो वो भी बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं जो हर एक पार्टी पे, हर इलेक्शन पे इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, मैं जेजेपी की तरफ से यही कहना चाहूंगा कि सब अभी जो है उसको स्वीकार कीजिए जनमत को, साथ में अपना पार्टी का जो है आत्ममंथन करेंगे, और डेफिनेटली हम बड़ी मजबूती के साथ, क्योंकि हमारे पास सबसे जो बेस्ट है जेजेपी के पास कि हमारा नेतृत्व जो है यूथ है, और जो है साथ में विजनरी लीडरशिप है। देवीलाल जी का एक्सपीरियंस उनकी विचारधारा के ऊपर चलने वाला है, और हम डेफिनेटली आने वाले इलेक्शन में ठीक है पूरे दमखम से लड़ेंगे और साथ में हम और पार्टियों। ठीक है सर, चलिए मैं ओंकार सिंह जी के पास जा रहा हूँ। ओंकार सिंह जी,
जेजेपी मजबूत है तो इनेलो क्या कर रहे हैं सर, क्या तैयारी आप लोगों की है? देखिए पराग जी, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि लोकसभा के चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं, परिस्थितियां अलग होती हैं। लोकसभा में इस जनता ने एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा थी, इन्होंने क्षेत्रीय दलों को टोटल एक साइड में रख दिया और राष्ट्रीय दल के साथ जुड़ गए। जो राष्ट्रीय दल जो भी मजबूत था, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे वो टीएमसी थी, उसको वोट डाला क्योंकि उनके लोग जनता के मन में था कि मोदी जी संविधान 400 पार का नारा लगा रहे थे, इनको नुकसान हुआ। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, अभी मेरी बहन बीजेपी की प्रवक्ता ने बोला कि बेरोजगारी एक बटन से दूर नहीं होती, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ 10 साल के प्रशासन में क्या 10 साल में एक बटन नहीं दबाया गया आपसे? 10 साल में बेरोजगारी दूर होना बहुत दूर की बात है, कई गुना बढ़ चुकी है। और दूसरी बात, मेरा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि इनेलो बीजेपी की बी टीम है, चलो एक अच्छा लगा मेरे को। बीजेपी कहती है इनेलो कांग्रेस की बी टीम है, आम आदमी पार्टी कहती है इनेलो बीजेपी की बी टीम है। इसका मतलब इनेलो में दम तो है अभी। और एक बात कहना चाहूंगा, विधानसभा में मेरे भाई बजरंग दास गर्ग जी बोल रहे हैं कि बीजेपी 2 के आंकड़े में नहीं जाएगी, तो बाकी सीटें कहां जाएंगी? क्या सारी की सारी कांग्रेस ले जाएगी? नहीं, इनेलो लेके जाएगी। और दूसरा, आज का अगर मत प्रतिशत देखें, ठीक है हम मानते हैं हमारा मत प्रतिशत कम हुआ, पहले से कम हुआ, लेकिन हमारा मत प्रतिशत इतना भी नहीं कम हुआ कि हम बिल्कुल जीरो हो गए। सवाल तो यही है कि बढ़ेगा कैसे? बात याद कर ले बीजेपी वाले, ये जो मत प्रतिशत है, जनता का जो समर्थन है, रुझान है, वो कैसे बढ़ेगा? क्योंकि आप बार बार ये कहते हैं, आप बार बार ओंकार सिंह जी कहते हैं कि हम स्थानीय पार्टी हैं, स्थानीय मुद्दों पर बात करते हैं, हरियाणा के लोगों की बात करते हैं, तो लेकिन वो यहाँ पर लोकसभा में तो नहीं दिखा। अब विधानसभा में उसको बढ़ाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरे से बात करी पराग जी, आप ही से बात कर रहा हूं सर। पराग जी देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने 4200 किलोमीटर की परिवर्तन पद यात्रा की थी। उस दौरान हमने जनता की समस्याएं देखी भी, महसूस भी की। उन्हीं समस्या को देख के हमने अपना घोषणा पत्र भी तैयार किया, जो इस बार जनता ने इसलिए नहीं स्वीकार किया क्योंकि ये राष्ट्रीय मुद्दे थे, राष्ट्रीय मुद्दे हैवी थे। जो हमने बोला कि 7500 रुपए पेंशन देंगे, हर घर एक रोजगार देंगे, हर घर में एक सिलेंडर फ्री देंगे, 1100 रुपए प्रति महिला को देंगे, इसके अलावा ओपीएस पेंशन दोबारा से लागू करेंगे। ये जो मुद्दे हैं हमारे, बिजली के मीटर खत्म करेंगे, 500 रुपए तक का मीटर आएगा, इससे ज्यादा बिल आएगा नहीं। इन मुद्दों का, क्षेत्रीय मुद्दों का क्षेत्र की जनता पर प्रभाव पड़ेगा। और हमारे में जो कमियां रही होंगी वो कमियां अब हम दूर करने की कोशिश करेंगे, ताकि विधानसभा चुनाव में हम प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। ठीक है राकेश जी, अगर ओंकार सिंह जी कह रहे हैं कि उन मुद्दों पर बात करेंगे जो मुद्दे हरियाणा के जनता से जुड़े, हरियाणा के युवाओं से जुड़े हुए हैं, हरियाणा के किसान पहलवानों से जुड़े हुए हैं, तो और आप लोग बार बार इस बात को कहते रहे, या कांग्रेस पार्टी के नेता कहते रहे कि राहुल गांधी की यात्रा का असर पड़ा। राहुल गांधी ने जिन मुद्दों पर बात की, बेरोजगारी हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, या फिर किसानों का मुद्दा हो, खिलाड़ियों की बात हो, तमाम सारी बातों, उन पर राहुल गांधी को जनता ने पसंद किया और समर्थन किया। तो क्या आने वाले वक्त में इनेलो का पलड़ा फिर भारी हो जाएगा उनके हिसाब से? आपका आकलन क्या कुछ कह रहा है और आप लोग कहां पर खड़े हुए हैं राकेश जी? पराग जी, अब इनेलो की बात ना ही करे तो ज्यादा अच्छा है। पूरा हरियाणा लोकसभा में देख चुका है क्या हालात इनके हो गए। आपकी बाकी सब बातों का जवाब मैं भी थोड़ी देर बाद दूंगा। पहले मैं पराग जी का, नेहा जी का एक सवाल का जवाब, इन्होंने चोर शब्द इस्तेमाल करा। अभी मैं इनसे कहना चाहता हूँ, चोर मचाए शोर वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी पे फिट बैठता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वादे, जो अभी ये वादों की बात कर रहे थे, वादे है, वादों का क्या? मैं इनसे पूछा हूँ, हरियाणा में जितने आपने वादे किए, एक वादा भी आप पूरा नहीं कर पाए, सारे वादों में आप फिसड्डी साबित हुए। बेरोजगारी में हरियाणा आपने नंबर 1 कर दिया, कर्ज में हरियाणा आपने नंबर 1 कर दिया, भ्रष्टाचार में हरियाणा नंबर 1 कर दिया, महिला सुरक्षा आप पे हरियाणा में हो नहीं पाई, भाईचारा आपने हरियाणा का खराब कर दिया। झूठे वादे जो आपने किए वो एक भी जमीन पे आप उन्हें पूरा नहीं कर पाए। आज अगर हरियाणा में आपने कहा अपनी मैनिफेस्टो में हरियाणा में, पूरे हरियाणा में कैमरे हम लगाएंगे, वो आप लगा नहीं पाए। घोटालों में हरियाणा में आपने कोई एक ऐसा जिला नहीं था जहाँ घोटाले ना हुए हो, और इसी का एक कारण है पराग जी, मैं इसका सबसे बड़ा इन्होंने जिस मुख्यमंत्री के सरकार चलाई हो और 9.5 साल बाद उस मुख्यमंत्री को बदल दिया गया हो। ये मुद्दे तो आपने सर लोकसभा में भी उठाए थे ना, और आप तो एक सीट भी नहीं जीत पाए फिर
इन मुद्दों पर तो आप नहीं जीत पाए ना सर। आज अगर हमने 5.5 लाख वोट अगर हरियाणा में लिए है तो इससे बड़ी बात और पूरे हरियाणा में इंडिया गठबंधन समय चूंकि खत्म हो रहा है, एक फाइनल रिएक्शन नेहा जी और बजरंग जी से मैं लेना चाह रहा हूँ। पार्टी पूरी तरीके से लोगों ने नकार दिया है आज। ठीक है पूरे हरियाणा में। ठीक है सर, चलिए मैं बहुत संक्षेप में रखिएगा। ओंकार जी कुछ रखना चाह रहे हैं, बोल लीजिए ओंकार जी, फिर मैं आ रहा हूँ बजरंग जी और नेहा जी आपके पास। ओंकार जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ पराग जी, ये बार बार 5.5 लाख वोट का रट लगाए बैठे हैं। क्या उन 5.5 लाख वोट में कांग्रेस की वोट शामिल नहीं है? ये अकेले लड़ते जैसे हम लड़े हैं, तो जितनी वोट अभी चौटाला ने दिया उतनी वोट भी ना मिलती इनको। ये तो गठबंधन में लड़े हैं कांग्रेस के साथ। और एक यानी आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है? आम आदमी पार्टी सिर्फ एक बात पे अपना स्टैंड क्लियर कर दे, एसवाई का पानी हरियाणा को देंगे या नहीं, इसी में मान जाऊंगा। नहीं, उस पर कहाँ बोलेंगे सर, उस पर थोड़ा बोलेंगे, हरियाणा की जनता उस पर तो पंजाब में जाकर बोलेंगे। चलिए मैं नेहा जी से एक फाइनल कमेंट लूंगा। नेहा जी बहुत जल्दी से। देखिए, इस लोकसभा चुनाव में ये बात तो तय हो ही गई है कि हरियाणा प्रांत में आम आदमी पार्टी का कोई भी स्थान नहीं। दूसरी बात, जेजेपी को और आईएनएलडी को भी यहाँ के लोगों ने नकार दिया है। और आज इस बात पर मैं जरूर कहूंगी, अब जो विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी है उसमें हम जुट जाएंगे, और जहां पर भी हमारी कमी हमें नजर आती है, जो भी मंथन और हमने करना है, वो हम जल्द के पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव में जुट जाएगा। और जो खामी हमारी इस बार रही, उस खामी को देखिएगा, पूरी जोश के साथ हम दूर करेंगे और विधानसभा में हमारी फिर से वापसी होगी। और विधानसभा, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी इतनी पहले ये भविष्यवाणी कर रही हूँ, ये अपनी जुबान रख रही हूँ कि आप देखिएगा कि आने वाले समय में 2024 में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और देखिएगा, इस पे हम अपनी जी जान लगा देंगे। चलिए बजरंग जी, जुबान दे दी नेहा जी ने, सरकार बनेगी, वो दावा कर रही है अभी से। एक बात कहता हूँ पराग जी, कांग्रेस पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता जुट चुका है विधानसभा की तैयारी के अंदर। कभी भी चुनाव हो जाओ, अलग पंखा के अंदर ये सरकार चल रही है, कभी भी गिर सकती है। अच्छा सर, ये तो बताइए, ये जो 5-5.5 लाख वोट और ये लाखों वोटों की जो बात राकेश जी कर रहे हैं, ये जनाधार किसका है, आपका या उनका है? देखिए, इंडिया गठबंधन का। इंडिया गठबंधन में आप भी आता है, कांग्रेस भी आती है, सीपीएम भी आता है। सब बात सही होगी, वो कहेंगे। हमें भी जहाँ वोट मिले। ओंकार जी तो कह रहे हैं आप ही का है, बस उनका नहीं है। मैं एक बात कहता हूँ, ये बात भाई सही कहा ओंकार जी ने। पिछली बार चुनाव जनता बेनाम मोदी था, जनता मोदी को सबक सिखाना चाहती थी। और यही बात कहना चाहता हूँ, आगामी जो विधानसभा चुनाव होगा उसके अंदर इनका टुकड़ा साफ होना तय है भारतीय जनता पार्टी का। भाजपा हरियाणा से जाने वाली। ठीक है सर, चलिए अभी इंतजार करेंगे, चूंकि नतीजों ने उत्साह और ज्यादा बढ़ा दिया मुझे लगता है। खुद मान जाओगे, इनका कोई ठीक है, चलिए सर, इन नतीजों ने उत्साह आप लोगों का भी बढ़ा दिया है, हमारा भी बढ़ा दिया है और जनता का भी बढ़ा दिया है कि विधानसभा के चुनाव में आखिर नतीजा क्या होगा। लेकिन उससे पहले आप सभी दलों की मेहनत भी देखी जाएगी। फिलहाल चूंकि वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा, अभी के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। राम राम।